अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 6th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। 6th स्टैंडर्ड इंग्लिश के इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। जैसा कि टाइटल हमारे सामने नजर आ रहा है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक स्टोरी है। जैसा कि हम जानते हैं, स्टोरीज में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं और कई स्टोरीज हम देखते हैं जहां पर वो कैरेक्टर्स इंसानों की बजाय एनिमल्स होते हैं। आज की जो हमारी स्टोरी है वो भी ऐसे ही दो एनिमल्स की स्टोरी है। जी हाँ बच्चों, जिसका टाइटल यूनिट 3.5 द डक एंड द कंगारू। हमारी बुक का ये चैप्टर 3rd यूनिट का लास्ट चैप्टर द डक एंड द कंगारू। तो दोनों एनिमल्स के बारे में आप जानते हैं। डक जो जमीन पर पाया जाने वाला एक परिंदा है ना, जो उड़ नहीं सकता, और वो उसकी खास बात ये होती है कि उसके पैर इस तरह से बने कि वो पानी में तैर भी सकता है। कंगारू क्या होता है? कंगारू एक ऐसा जानवर है जो जंप लगाते हुए भागता है ना। तो अब जंप लगाते हुए जब वो भागता है तो उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है डक के मुकाबले में, राइट। इन्हीं दोनों को लेकर यहाँ पर ये एक पोएम के फॉर्म में दोनों की स्टोरी बताई गई है, जो हम आज रीड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी पोएम द डक एंड द कंगारू। फर्स्ट स्टांजा है, said the duck to the kangaroo, God gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop। फर्स्ट स्टांजा में क्या है? I'll read the again। Said the duck to the kangaroo, God gracious, how you hop over the fields and water too, as if you never would stop। बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर इस मीनिंग को समझने से पहले ये जो वर्ड्स मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे से राइम होते हैं, है ना। इसी तरह यहाँ पर दो वर्ड्स और हैं जो 2nd और 4th लाइन में हैं, हॉप एंड स्टॉप। ये दोनों भी एक दूसरे से राइम होते हैं। तो कंगारू टू हॉप स्टॉप, ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। अब मीनिंग को देख लेते हैं। Said the duck to the kangaroo, यानी डक ने कंगारू से कहा। आगे के जो लाइन्स हैं वो डक जो है वो कंगारू से कह रहा है। सबसे पहले उसने कहा गुड ग्रेशियस ना। गुड ग्रेशियस एक्चुअल में ये क्या है? ये एक तरीके का इंटरजेक्शन है, यानी ऐसा वर्ड जो हैरत की वजह से किसी को दे। इससे हम कोई अच्छी चीज देखते हैं ना तो हम कहते हैं वाव। तो ये जो वर्ड वाव है, गुड ग्रेशियस भी इसी तरह का वर्ड है जो किसी बात को देखकर जब हमें हैरत होती है उस वक्त इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, गुड ग्रेशियस, राइट। सो गुड ग्रेशियस, अरे वाह कितना हैरत अंगेज है, ये मीनिंग उसका हम ले सकते हैं। हाउ यू हॉप, हॉप कहते हैं फुदकने को। जैसा कंगारू होता है, जो जैसा अभी हमने देखा ना कि वो फुदक फुदक कर आ रहा था, इस एक्शन को हॉपिंग कहते हैं।
अब ये हॉपिंग वो कहाँ पर करता है? ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू। ओवर द फील्ड्स, फील्ड्स कहते हैं खेतों या मैदान को, कि जहाँ पर वो रहते हैं तो उन मैदान में, उन खेतों में वो हॉपिंग करता रहता है। एंड द वाटर टू, और इसी तरह पानी में भी वो हॉपिंग करता है, यानी पानी के ऊपर भी, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा गहराई ना हो तो वहाँ पर पानी के अंदर से भी वो जंप लगाकर आगे बढ़ जाता है। और उसके इस हॉपिंग को देखकर ऐसा लगता है, लास्ट लाइन में कह रहे हैं, एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, कि शायद तुम कभी रुकोगे नहीं, इतनी तेज तुम भागते हो, इतना तुम जंप लगाते हुए, हॉपिंग करते हुए आगे बढ़ते हो, ऐसा लगता है तुम कभी रुकोगे ही नहीं। तो ये था फर्स्ट स्टांजा ना, उसमें आप राइमिंग वर्ड ध्यान रखेंगे। पहला फर्स्ट लाइन का राइम है कंगारू, जो थर्ड लाइन के वर्ड्स राइम होता है टू। इसी तरह सेकंड लाइन है हॉप और फोर्थ लाइन है स्टॉप, ये दोनों भी एक दूसरे में राइम होते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट स्टांजा देखते हैं। नेक्स्ट स्टांजा में कह रहे हैं, माई लाइफ इज बोर, माई लाइफ इज a bore in this nasty pound. I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you, said the duck to the kangaroo. डक जो है वो कंगारू से अपनी बात जारी रखे हुए है। क्या कहता है वो? My life is a bore in this nasty pond, है ना। पॉन्ड कहते हैं तालाब को, और नेस्टी यानी मैला कुचैला, मतलब चूंकि वो माई लाइफ इज अ बोर, बोर ये क्या होता है? बोर मीन्स दैट इज डल, नॉट इंटरेस्टिंग ना। मेरी जिंदगी बहुत बोर गुजर रही है इस पॉन्ड मर, इस तालाब पर। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। आई लॉन्ग, लॉन्ग बच्चों यहाँ पर सबसे पहले ये वर्ड ध्यान रखेंगे, लॉन्ग हम लंबाई को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लॉन्ग यूज किया हुआ है वो वर्ब है, और उसका मीनिंग जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है, विश फॉर समथिंग, वांट समथिंग वेरी मच ना, किसी चीज की ख्वाहिश या चाहत होना कि मुझे कुछ चाहिए, मैं कुछ करना चाहता हूँ। सो आई लॉन्ग, मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है, टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, कि मैं इस पॉन्ड के आगे बढ़कर दुनिया को देख सकूं। टू गो आउट इन द वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? मेरी इस मौजूदा जगह से निकलकर मैं किसी और जगह जाकर वहां के हालात को देख सकूं। आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, है ना। आई विश, अच्छा ये वर्ड ध्यान रखेंगे कि आई विश जब कहते हैं ना उसका मतलब होता है काश, काश। और काश हम कब कहते हैं? जब किसी चीज के बारे में हम चाहते हैं कि हम उस काम को कर सके और हम नहीं कर पा रहे होते हैं, तो हम इस वर्ड का यूज करते हैं। सो आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, कि काश मैं भी तुम्हारी तरह जंप लगाकर चल सकता है ना, क्योंकि वो जो डक है उसके पैर स्मॉल होते हैं, उसके लेग्स जो है बहुत स्मॉल होते हैं, इसलिए वो बहुत तेजी से नहीं चल सकता, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा होता है। जिस तरह से हम देखते हैं कॉक्स एंड हेन्स होते हैं, तो उसी तरह ये डक भी है। और फिर लास्ट में सेड द डक टू द कंगारू, है ना, उसने ये बात यहाँ पर कंगारू से कही। यहाँ पर भी अगर हम राइमिंग वर्ड्स देखें तो राइमिंग वर्ड्स में हम क्या देखते हैं, जैसे यहाँ पर फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड जो है पॉन्ड, 4 राइम होता है। नेक्स्ट लाइन में जो वर्ड दिया हुआ है बियॉन्ड ना, बियॉन्ड से वो राइम होता है। इसी तरह सेकंड और फोर्थ लाइन अगर हम थर्ड और फोर्थ लाइन देखें तो उसमें यू और कंगारू जो है ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे में राइम होते हैं, राइट। तो ये वर्ड्स इस तरह से एक दूसरे से राइम हो जाते हैं, बॉन्ड, पॉन्ड, बियॉन्ड और यू कंगारू। अब जब वो अपनी इस तरह से ख्वाहिश को कंगारू के सामने पेश करता है तो कंगारू उसके जवाब में क्या कहता है, लेट्स चेक आउट। सेड द कंगारू टू द डक, सेड द कंगारू टू द डक, this requires some little reflection. Perhaps on the whole it might bring me luck, and there seems but one objection.
ना। देखिए कंगारू ने क्या कहा, सेड द कंगारू टू द डक, ना कंगारू ने डक से कहा दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, कि इसमें थोड़ा रिफ्लेक्शन चाहिए। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है, थिंकिंग, यानी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए कि मैं गौर कर सकूं। Perhaps on the whole it might bring me luck, है ना, हो सकता है कि ये मेरे लिए लक लेकर आ जाए। लक लेकर आ जाए मतलब वो मेरे लिए खुशनसीबी की बात हो। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन उसमें एक ऑब्जेक्शन भी है ना। ऑब्जेक्शन यानी क्या, कि एक उसमें बात ऐसी है जो मुनासिब नहीं है। वो क्या बात है, तो वो आगे लाइन से में आ रहा है। इसमें भी अगर आप राइमिंग वर्ड्स देखेंगे तो यहाँ पर है फर्स्ट लाइन में डक, थर्ड लाइन में है लक, दोनों राइम होते हैं। इसी तरह सेकंड और फोर्थ लाइन के वर्ड्स को देखिए, रिफ्लेक्शन, ऑब्जेक्शन, लास्ट के साउंड्स एक दूसरे में राइम होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टांजा में पहली लाइन है विच इज If you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatiz. So said the kangaroo. है ना, क्या कहा उसने, कंगारू ने अपनी बात करते हुए कहा which is, है ना, जो देखिए लास्ट वाले पैराग्राफ में वो कह रहे थे ना ऑब्जेक्शन है, एक बात है जिस पर मुझे ऑब्जेक्शन है, तो बात कौन सी है, तो वो कह रहे हैं विच इज, वो ये है कि इफ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, कि अगर मैं थोड़ा सा बोल्ड होकर यानी हिम्मत के साथ कहना चाहूँ तो बात ये है कि यूर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, कि तुम्हारे पैर जो है ना वो बहुत ज़्यादा गीले और ठंडे हैं, और वो भी कैसे, अनप्लीजेंट, यानी उनको अच्छा नहीं लगेगा वो पैर, क्योंकि डक जो है वो पौंड या तालाब के पास रहता है और वो पानी में तैरता रहता है, इसलिए उसके पैर गीले हैं, और गीले होने की वजह से पैर ठंडे भी हो गए हैं। तो उसी पर वो कह रहे हैं कि यूर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमैटिस, सेड द कंगारू। रूमैटिस एक्चुअल में बीमारी की तरफ इशारा होता है कि इससे तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, यानी तुम अगर इस गीले पैर को लेकर मेरे ऊपर सवार होते हो तो तुम्हारे इस गीले पैर से मैं बीमार हो जाऊंगा ना। यहाँ पर भी देखिए राइमिंग वर्ड्स हैं, बोल्ड, कोल्ड, रू, कंगारू ना। तो इस तरह ये राइमिंग वर्ड्स भी आप ध्यान में रखते चलिए, आपको इस पर से क्वेश्चन भी आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टांजा में कह रहे हैं सेड द डक आई सैट ऑन द रॉक आई हैव थॉट ओवर दैट कंप्लीटली एंड आई बॉट 4 pairs ऑफ worsted socks which fit my web feet neatly ना। नेक्स्ट स्टांजा में सेड द डक ना, डक ने कहा As I sat on the rocks, I have thought over that completely. यानी जब मैं यहाँ पर रॉक के ऊपर बैठा हुआ था तो मैंने उस पर बहुत ज़्यादा थॉट किया। थॉट कहते हैं गौर फिक्र करना, सोचना को। And I bought 4 pairs of worsted socks. और मैंने बॉट किया हुआ है, बॉट यानी खरीदा है ना। 4 pairs 4 जोड़ियाँ जो है वो सॉक्स के खरीदे हैं, और वो भी कैसे हैं, वस्टेड यानी ऊन के बने हुए ना, यानी ऐसे सॉक्स खरीदे हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म रहेंगे, जिसकी वजह से पैर की ठंडक कंगारू को मालूम नहीं होगी। विच फिट माई वे फीट नीटली, और वो इतने अच्छे सॉक्स हैं जो मेरे वेब फीट को, है ना, जो डक का जो फीट होता है उसके हिसाब से वो बिल्कुल सही बैठ जाएंगे। तो वो अपनी बात इस तरह से आगे पेश करते जा रहा है और कंगारू को कन्विंस कर रहा है कि किसी तरह से मुझे अपने साथ लेकर चलो। यहाँ पर नया वर्ड यूज़ किया हुआ है सॉक्स कैसे हैं, वस्टेड हैं ना। वस्टेड का मीनिंग क्या हुआ, स्पेशली वुलन फैब्रिक ना, खास किस्म के ऊन से बनाए हुए। अब उसकी बातें सुनने के बाद कंगारू आगे से जवाब देता है। सेड द कंगारू
आई एम रेडी all in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck, sit steady and quiet at the end of my tail. ना देखिए अब यहाँ पर कैंगेरू जो है वो राजी हो जाता है और क्या कहता है कि I am ready all in the moonlight pale, ना बिल्कुल ये रेडी होने के लिए फ्रेज यूज किया जाता है इन द मून लाइट पेल, यानी आधी रात को भी मैं तैयार हूँ, है ना। आगे लेकिन वो समझाते हुए कह रहा है बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिड स्टीडी, ना कि अगर तुम बैठ रहे हो तो बिल्कुल स्टीडी बैठो। स्टीडी मतलब बगैर हरकत किए हुए बिल्कुल संभल कर बैठो। एट क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, टेल कहते हैं दुम को, कि मेरी दुम के एंड पर यानी दुम के किनारे हिस्से पर तुम बैठना ताकि मैं तुम्हें अपने ऊपर बिठाकर हॉपिंग कर सकूं, जंप कर सकूं। उसके बाद नेक्स्ट स्टांजा में बता रहे हैं सो दे वेंट विथ अ हॉप एंड अ बाउंड एंड दे हॉप्ड द होल वर्ल्ड 3 times round। क्या कह रहे हैं? So away they went with a hop and a bound, and they hopped the whole world 3 times round. And who so happy? Oh, who as the duck and the kangaroo। देखिए यहाँ पर अब इस तरह से जैसा पिक्चर में भी हमें दिखाई दे रहा है, कंगारू जो है वो उसने डक को अपने टेल के ऊपर बिठाया हुआ है और जब वो बैठ गया तो उसने क्या किया विथ अ हॉप एंड अ बाउंड, ना बाउंड कहते हैं यहाँ पर बड़े जंप लगाने को, ना हॉप जो होता है वो छोटी छोटी जंप होती है, बाउंड बड़ी जंप को कहते हैं। तो कभी छोटी जंप लगा रहा है कभी बड़ी जंप लगा रहा है, इस तरह लगाते लगाते दे हॉप्ड द होल वर्ल्ड, ना इतना ज़्यादा उन्होंने इंजॉय किया गोया पूरी दुनिया का उन्होंने चक्कर लगा लिया हुआ है 3 times राउंड, और एक चक्कर नहीं लगाया बल्कि 3 चक्कर लगा चुके हैं। एंड हु सो हैप्पी, और फिर कौन खुश हो गया? ओहो, हु एज द डक एंड द कंगारू। तो क्या कह रहे हैं? सो अवे दे वेंट विद अ हॉप एंड अ बाउंड। सबसे पहले यहाँ पर बच्चे जो बाउंड का मीनिंग हमने अभी समझ लिया, तो इतना उन्होंने सैर की, इतना सैर की गोया पूरी दुनिया का 3 मरतबा चक्कर लगा लिया हो। और जब इतना सारा घूम लिए तो आखिर में क्वेश्चन किया हुआ है एंड हु सो हैप्पी, ओ हु एज द डक एंड द कंगारू। तो दोनों में से सबसे ज़्यादा खुश कौन था? डक था या कंगारू था? चलिए आप बताइए, दोनों में से ज़्यादा खुशी किसे हो रही होगी? ना जाहिर सी बात है कि डक को ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि वो पहली मर्तबा इस तरह किसी सैर पर निकला था। तो ये थी हमारी पोएम जिसको अभी हम पढ़ रहे थे, उसके मीनिंग को भी समझा, उसमें जो नए वर्ड्स आ रहे थे उसके मीनिंग भी नीचे लिखे हुए थे। बच्चों आपको ये सारे नए वर्ड्स अपने नोटबुक में लिखकर उसके मीनिंग को याद करना है। चलिए पोएम के आखिर में यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, उन एक्टिविटीज़ को देख लेते हैं। जिसमें फर्स्ट एक्टिविटी है, क्वेश्चन दिया हुआ है रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स, नोट द डिफरेंस इन द लॉन्ग एंड द शॉर्ट वावेल साउंड्स। है ना, दो यहाँ पर दो वर्ड्स का पेयर हमारे सामने आने वाला है, हमें उसको रीड करना है, लाउड रीडिंग करना है। ठीक है, किस तरह से होगा? फर्स्ट एग्जांपल हमारे सामने है जिसमें लिखा हुआ है फिट फीट। तो जहाँ पर फिट जल्दी पढ़ दे रहे हैं इसे कहा जाता है शॉर्ट वायल, जहाँ पर फीट यानी जो डबल ई की आवाज़ को हम थोड़ा लंबा खींच रहे हैं उसे कहा जाता है लॉन्ग वावेल। और दोनों में बिल्कुल डिफरेंस है। अगर आप इस डिफरेंस को नहीं करते, यूज़ करते, जब आप लाउड रीडिंग कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं और आप इस तरह से शॉर्ट और लॉन्ग वावेल का डिफरेंस नहीं करेंगे तो सामने वाले को आपकी बात समझने में दुश्वारी होगी ना। इस तरह नेक्स्ट है बिट बीट ना, वहाँ पर भी वही कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, शॉर्ट ई का आवाज़ थी और उसी को लॉन्ग करके
बीट कहा गया। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड्स हमारे सामने आ रहे हैं, सब में उसी कॉम्बिनेशन को रखा हुआ है ना, हिट हीट, सिट सीट, पिक पीक, चिक चीक, टिक टीक, लिक लीक। इस तरह ये सारे वर्ड्स जो हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट वावेल्स को यूज करते हुए ना, बाकी की जो साउंड है इनिशियल और लास्ट वाले साउंड सेम है, लेकिन जो दरमियान में वावेल साउंड्स दिया हुआ है उनमें शॉर्ट और लॉन्ग वावेल है। तो जब आप उसको अटर करते हैं, यानी जब उसको आवाज़ के साथ आप अदा कर रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और एक्टिविटी दिया हुआ है जिसमें इंस्ट्रक्शन है, पुट द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर इन विच दे टुक प्लेस। ना, ये जो सेंटेंसेस आगे हमें आ रहे हैं, इन सेंटेंसेस के बारे में हमें उनको तरतीब से लगाना है जैसे वो पोएम में आ रहे थे। कौन सा वाकया पहले हो रहा था, कौन से बाद में हो रहा था, इस तरह से हमें तरतीब से लगाना है। सेंटेंसेस में है, द डक टोल्ड द कंगारू अबाउट हिज विश, द डक वाज बोर्ड, द डक लिव्ड इन अ पॉन्ड, द कंगारू एग्रीड टू टेक द डक विद हिम, द कंगारू थॉट अबाउट इट, द डक डिसाइडेड टू टॉक टू द कंगारू, द डक एंड द kangaroo traveled round the world 3 times, the duck bought 4 pairs of socks। इन जुमलों को तरतीब से लगाना है। यहाँ पर ये क्लासरूम एक्टिविटी होती तो हम आप बच्चों से ही ये सवाल करते, लेकिन वीडियो में आप बच्चों की रिस्पांस को हम नहीं ले सकते, इसलिए उसका आंसर हमने ही तैयार कर दिया हुआ है। आप उसे सिर्फ चेक कर लीजिए, है ना। अगले स्लाइड में आपको आंसर दिख जाएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कोशिश करें कि आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और पॉज करने के बाद खुद से ही वो आंसर तरतीब दीजिए। ओके, कुछ देर में जब आप आंसर लिख लेते हो या तरतीब लगा लेते हो, तो उसके बाद आपका आंसर इस तरीके से बन जाएगा। ये जो आपके सामने इस वक्त दिखाई दे रहा है ना, CBFAEDHG, इस तरह से सेंटेंसेस का जो ऑर्डर है उसे चेंज करना रहेगा। तो वो इस तरह हो गया जैसे वो कहानी वाक़ई हो रही थी। ओके, आपको ये एक्टिविटी करते हुए आना चाहिए। आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में, आगे की क्लासेस में भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जहां पर इवेंट्स को प्रॉपर ऑर्डर में लगाना होता है, उनको तरतीब से लगाना होता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है एक और एक्टिविटी यहाँ पर ले रहे हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है, यूज अदर वर्ड्स इन द प्लेस ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हमें दिए हुए हैं, उसमें जो एक वर्ड है उसको हाईलाइट किया हुआ है ना, मतलब उसको वाज़े किया हुआ है। हमें क्या करना है, उस हाईलाइटेड वर्ड की जगह पर हमें दूसरा सेंटेंस तैयार करना है। राइट, चलिए यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस जो है, हाउ यू हॉप एक्सक्लेमेशन, है ना। हाउ यू हॉप कि तुम कितना अच्छा फुदकते हो, ये हैरत के साथ कहा गया है। अब हमें क्या करना है, ये जो वर्ड हॉप है उसकी जगह पर हमें कोई दूसरा वर्ड यूज करना है। तो हम कोई सा भी एक्शन वर्ड यूज कर सकते हैं जिसे हम हैरत के साथ बयान करना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाउ यू रीड, है ना। कोई आपका फ्रेंड है, उसका रीडिंग बहुत अच्छा है, तो हम उसे कह सकते हैं कि हाउ यू रीड, तुम कितना अच्छा रीडिंग करते हो ना। इसी तरह रीड की जगह हम प्ले यूज कर सकते हैं, कि कोई खेल में बहुत एक्सपर्ट होता है तो उसे हम कहेंगे हाउ यू प्ले, कि तुम कितना अच्छा खेलते हो। राइट, इसी तरह हम कह सकते हैं हाउ यू रन, कि तुम कितना फास्ट दौड़ते हो, तुम कितना तेज दौड़ते हो। तो ये जुमले असल में हाउ से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये सवाल नहीं है, बल्कि ये हैरत का इजहार किया जा रहा है कि जो काम यहाँ पर हमने लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स में, उन कामों को कितने अच्छे तरीके से कर रहा है। तो कितना अच्छा कर रहे हो ऐसा बताने के लिए हाउ यू ये स्ट्रक्चर यूज किया हुआ है। सेकंड सेंटेंस है, एज इफ यू वुड नेवर स्टॉप, है ना। ये फ्रेज था, ऐसा लग रहा था कि तुम कभी रुकोगे नहीं। एज इफ यू वुड नेवर स्टॉप, यहाँ पर भी स्टॉप की जगह पर हमें किसी दूसरे एक्शन वर्ड का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल,
एज इफ यू वुड नेवर, यहाँ पर स्टॉप की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सी, है ना, कि शायद ऐसा लग रहा था कि तुम कभी देख ही ना सको। ओके, इसी तरह नेक्स्ट है एज इफ यू वुड नेवर, है ना। इस सेंटेंस को भी अगर हम देखें तो इसी तरीके से वहां पर हम कह सकते हैं एज यू वुड नेवर स्लीप। ओके, देन नेक्स्ट है एज यू वुड नेवर पास, है ना, ऐसा लगता है कि तुम कभी पास नहीं हो सकोगे। ओके, तो ये एक सेंटेंस था जहां पर एज यू वुड नेवर का यूज किया हुआ है। एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं यहाँ पर, आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड, है ना। लॉन्ग टू का मतलब क्या होता है, ख्वाहिश होना, तमन्ना होना, कि मेरी ख्वाहिश है कि काश मैं जा सकूं। आउट इन द वर्ल्ड, वो प्लेस का नाम वहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ, हाईलाइट किया हुआ है। हमें क्या करना है, इसी तरह का सेंटेंस बनाना है जिसमें आउट ऑफ द वर्ड ये फ्रेज ना यूज करते हुए हम कुछ दूसरा यूज करेंगे। तो क्या यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई लॉन्ग टू गो आउट इन द पार्क, आई लॉन्ग टू गो आउट इन द पार्क। इसी तरह हम कह सकते हैं आई लॉन्ग टू गो ऑन द हिल्स, ना, आई लॉन्ग टू गो ऑन द हिल्स, इस तरह से भी हो सकता है। और भी क्या हो सकता है, यानी ऐसा कोई लफ्ज जो आपकी ख्वाहिश को बता रहा हो, आई लॉन्ग टू गो टू द सर्कस, ना, आई लॉन्ग टू गो टू द सर्कस, कि मैं सर्कस में जाने की तमन्ना रखता हूँ, सर्कस में जाने की ख्वाहिश रखता हूँ। इस तरह ये सेंटेंसेस हैं जो लॉन्ग टू गो वाले फ्रेज में यूज किए हुए हैं। बच्चों, यहाँ पर ये वीडियो हमारा ख़त्म होता है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल लिंक दिखाई देगा, आप उस लिंक को ओपन कीजिए। उसमें जो मैसेजेस हैं, जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनको आप रिप्लाई कीजिए, उस रिस्पांस को फिलअप कीजिए। ये वीडियो आप बृहन्मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से यूट्यूब पर देख रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई बात ना समझ आ रही हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर अपने टीचर से भी आप पूछ सकते हैं। बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।